नेपाल में एक नए प्रधानमंत्री का आगमन एक साक्षात्कार के बाद हो रहा है। आपने सुशीला करके के बारे में खबर सुनी होगी। नेपाल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट में एक महिला मुख्य न्यायाधीश होंगी। उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर शिक्षा वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। उन्होंने परास्नातक की पढ़ाई की और फिर काठमांडू से कानून की पढ़ाई की। नेपाल खुद भी भ्रष्टाचार विरोधी एक प्रसिद्ध योद्धा है। समझ लीजिए कि जब वो न्यायाधीश थी तब सत्ता पक्ष और विपक्ष उन पर महाभियोग चलाने की तैयारी कर रहे थे। वह एक ऐसी महिला है जो महाभियोग चलाने के लिए इतने कड़े कदम उठाती हैं। उनके छात्रों और युवाओं के एक बड़े वर्ग ने उन्हें अनुमति दी और स्वीकार किया। उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में आई और लगभग 8 महीनों के भीतर चुनाव कराने चाहिए। यह समझना चाहिए कि नेपाल में कोई राष्ट्रपति भवन नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति भाग गए हैं। वह कहीं जाकर छिपे हुए हैं। इसलिए राष्ट्रपति के सलाहकार ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, यानी राष्ट्रपति भवन भी जला दिया गया और प्रधानमंत्री कार्यालय भी जला दिया गया। हालात ऐसे ही चल रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि नेपाल को बिल्कुल नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। उसे वही रहने देना चाहिए, क्योंकि भले ही यह तय हो नेपाल में एक बड़ा बदलाव आया है, भले ही वह बदलाव पूरा हो, लेकिन यह उस नेपाल और देश के लिए बेहतर है। मेरे विश्लेषण में बस इतना ही कहना है कि भारत को मदद करनी चाहिए, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सीमा में एक छोटा सा देश है। 2-3 देश उसकी सीमा बन गए हैं। भारत को भी भारतीय नेपाल कहने वाले लोगों की इस नई पीढ़ी की यह समस्या है। भारत सरकार को इसका समाधान करना चाहिए। इसके लिए मलयालम यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं। नेपाल में एक भयानक भारत विरोधी घटना हुई है। इसी तरह आज मैं आपको एक बात बताता हूं। इसमें नेपाली समुदाय द्वारा भारत का विरोध करने के कुछ कारण यहाँ की गोदी मीडिया है। आप आज की खबर देखेंगे। दैनिक जागरण भारत के सबसे ज्यादा प्रसारित होने वाले अखबारों में से एक है। इसके पहले पन्ने पर जो खबर आई है वह है एजिटेप्स, यानी हिंदू राष्ट्र जिसकी छात्र मांग कर रहे हैं। जरा सोचिए, ये कैसी बकवास खबर है। ये सब सुनकर जागरण में एक लोग की पिटाई हो गई। आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक चैनल पर तो बस बकवास ही चल रही है। सब मनगढ़ंत खबरें हैं। एनडीटीवी ने एक खबर बनाकर उसे मनगढ़ंत बना दिया है, यानी देश के राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी जैसा कोई व्यक्ति नहीं भारत में। ऐसी घटना को मनगढ़ंत बनाने का मुख्य कारण है नकली आख्यान। इसका प्रतिबिंब एक घटिया झूठ है, इसीलिए भारतीय मीडिया की इतनी पिटाई हो रही है। इस भारतीय वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय मीडिया को वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए। वे जहां भी जाएंगे पिटेंगे। उत्तर प्रदेश के मीडिया को यही रहने दो, क्योंकि अगर वे झूठ बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि उनकी पिटाई होगी। वे भारत में पिटेंगे, इसमें कोई बड़ा विवाद नहीं है। मैं 100% कहूंगा कि भारत का गोदी मीडिया यदि ऐसा है तो उन्हें नेपाल में पिटने से 4 गुना पिटेंगे। अगर ऐसा ही है तो आप 50, 60 या 70% सच बोल रहे हैं। 100% झूठ और पाखंड। अगर यह सच भी है तो यह प्रतिशोध और प्रतिक्रिया नामक भयानक तरीके से काम करेगा। अब मैं आपको एक और घटना बताता हूं। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने सभी भारतीयों को अपने घरों से बाहर न निकलने के लिए कहा। इसी तरह भारत से वहां जाने का कारण यह है कि नेपाल में पशुपति मंदिर जैसे बड़े हिंदू मंदिर हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां आपकी पसंद के अनुसार मंदिर है। बहुत से लोग वहां दर्शन करने जाते हैं। मंदिर तक में उन्होंने दरवाजा खोला और पिटाई हो गई। अगर उन्हें आंध्र प्रदेश की भारतीय नंबर प्लेट दिख गई तो वे भारतीय कारों और बसों की पिटाई कर देंगे। ये भारत के गंदे मीडिया की गंदी हरकतें ही हैं। ये झूठ है। इस नेपाली प्रेम के कारण इन नेपालियों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत सचमुच हिंदी जानता है। क्योंकि उनकी मातृभाषा नेपाली है, इसलिए सभी जानते हैं कि हिंदी 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 है। नेपाल जो भारत का हिस्सा था उसे नेपाल कहा जाता है, और यही वजह है कि ऐसा हुआ है। मोदी के आने के बाद मूर्खों की कुछ नीतियां इसका एक बड़ा कारण बनी है। पहला, मान लीजिए ये गोरखा रेजिमेंट में लगभग 60,000 लोगों वाली एक रेजिमेंट है। मोदी कुछ नीतियां लाए और फिर उन्होंने कहा कि ये एक नीति है।
लेकिन उससे पहले उन्होंने कुछ और शर्तें रखी क्योंकि केवल भारतीय गोरखाओं की जरूरत है, क्योंकि ये नेपाली। भारतीय सेना एक ऐसा आयोजन है जहां नेपाली को बड़ी नौकरियां पा सकते हैं। भारत की तरफ गोरखा है और अंदर नेपाली गोरखा है। अगर आप ये गोरखा रेजिमेंट कहे तो 60% भारतीय गोरखा और 40% नेपाली गोरखा कह रहे हैं। ये एक चलन है। इस दूसरी नीति और अग्नि पूर्व के आने के बाद पिछले 5 सालों से नेपाल का एक भी गोरखा भारतीय सेना में नहीं है। वो रिश्ता खत्म हो गया है। जैसे पहले भारत में ब्रिटिश सेना हुआ करती थी, वैसे ही गोरखा रेजिमेंट है। ये अच्छी बात है। गोरखा एक पैदल सेना रेजिमेंट है जो डटकर और जोरदार तरीके से लड़ती है। रेजिमेंट एक अच्छा योद्धा है, एक अच्छा इवेंट है, यानी स्प्रिंग एक्शन के रूप में वे लोग हैं जो युद्ध के मोर्चे पर खड़े हैं। इसीलिए उस रिश्ते को नरेंद्र मोदी ने नष्ट कर दिया और भाजपा सरकार इसे वापस नहीं ला सकी। कई कारक हैं, यानी भारत का बिग ब्रदर, और ये मोदी ने बड़ा आदमी बनने की कोशिश की, और ये सभी नेपाली लोग हमारे लिए भारत विरोधी हो गए हैं। भारतीय आज हमें हरा देंगे। क्या आपने अंदर कुछ लोगों को ये कहते नहीं सुना कि भारत तुम्हें दिखाएगा कि अगर तुम आओगे तो वे तुम्हें वहां हरा देंगे? यानी हमारे पास न्याय की भावना है। हमने अपने पड़ोसियों और उस राष्ट्र के साथ एक समस्या पैदा की है, और हम बांग्लादेश के बहुत विरोधी हो गए हैं क्योंकि हमने उनकी नब्ज को समझा। एक सकारात्मक घटना है जो यहाँ की सरकार ने दिखाई है, वो ये है कि नेपाल में सरकार का समर्थन करने के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर यह चला जाता तो ये एक बड़ी समस्या बन जाती। मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अब नेपाल में भारतीयों को परेशान किया जा रहा है, क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मुसलमान वहां पत्रकारों को पीट रहे हैं? नहीं, वे नेपाली हिंदू है। अब आपको कुछ समझने की जरूरत है। भारत नेपाल के साथ शत्रुता नहीं कर सकता। यह किसी भी हालत में संभव नहीं है। अगर भारत शत्रुता करता है तो चीन कब्जा कर लेगा। चीन यह सब अपने हाथ में ले लेगा। एक और दुश्मन देश उभर आएगा। यह मैं कई बार कह चुका हूं। मोदी सरकार की कूटनीति कई कारणों से विफल रही है और सभी पड़ोसी देशों के प्रति शत्रुतापूर्ण हो गई है। जब आप वहां किसी भारतीय को देखते हैं तो आप उस पर हमला कर देते हैं। इतनी शत्रुता पैदा करने का एक और कारण गोदी मीडिया है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था, जो एक गंदा मीडिया है। यह सब सरकार का है, इसे रोका जाना चाहिए। ये वो कहानियां हैं जो सरकार सुनाती है। ये सारी कहानियां हैं। यहां का मीडिया सारा झूठ फैलाता है, और आखिरकार वहां गए बेचारे भारतीय की पिटाई हुई। क्या यही नहीं हुआ? जवाब ही काफी है। भारत पर शासन करने वाली सरकार को आपको जरूर बताना चाहिए, ऐसा या वैसा मत करो, क्योंकि वहां विद्रोह चल रहा है। ये अमेरिकी डीप स्टेट है, वो डीप स्टेट। ये वो कहने के बाद अमेरिका दुश्मन बन गया है, इसमें उसकी कोई बड़ी भूमिका नहीं है। वहां एक विद्रोह चल रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में जो अमेरिकी डीप स्टेट की बात कही गई थी, वहां भी भारतीयों को पीटा गया। वहां भारतीय है, वहां हिंदू है, उन्हें उस तरह से जीने पर मजबूर किया गया। यानी कुछ खास चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए। सरकार को उन लोगों को चेतावनी देनी चाहिए जो स्टूडियो रूम में बैठकर सिर्फ झूठ बोलते हैं। सरकार पड़ोसी देश के दुश्मन बन रही है। इसका मुख्य कारण यह है कि सरकार और मीडिया जो सरकार का समर्थन करते हैं, इसे रोक नहीं रहे हैं। अगर भारत ने इसे नहीं रोका गया तो भारतीयों को और भी बड़ा खतरा होगा। हमारे यहां अमेरिका लगभग 2 भारतीयों को मार रहा है हर दिन। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी यही हो रहा है। यहीं से सरकार को कुछ सबक सीखने की जरूरत है। हम दुश्मनी में नहीं जा सकते। दुनिया भर में भारतीय वहां व्यापार और काम कर रहे हैं। बहुत से लोग डरे हुए जी रहे हैं, ऐसी मूर्खतापूर्ण खबरों और सरकार की नीति के कारण। यह बात है कि मोदी सरकार को जल्द से जल्द इंटरव्यू देना चाहिए, वरना भारत विरोधी धरना और बढ़ेगा। घटना को रोका जाना चाहिए, तरीके को रोका जाना चाहिए। इसके अलावा सरकार को ऐसे झूठ और पाखंड बोलना बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वहां एक सार्वजनिक मुद्दा होगा जो भारत और दुनिया भर के सभी भारतीयों को प्रभावित करेगा। अगर सरकार इन मुद्दों को नहीं रोकती है तो यह दुनिया के सभी भारतीयों को प्रभावित करेगा। यही वह सबक है जो नेपाल दे रहा है।